नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 7 तक पहुंच गए हैं और प्रत्येक दिन हम लोग क्या करते हैं 15 क्वेश्चन लाते हैं और वह 15 टॉपिक पे होता है। आज का लेक्चर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये इस लिहाज से कह रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ समय में देखा गया है कि मैप बेस्ड क्वेश्चन भी एक दो पूछे गए। तो आज के इस लेक्चर में एक दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कि उसमें अगर मैप का क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या सोचना है और फिर वो एग्जाम के डे में आपको कैसे सॉल्व करना है। बाकी मैं आप सभी का कमेंट पढ़ रहा हूँ, एक एक वो जो थंब एक एक दिख रहा होगा आप लोग का, वो मेरा ही थंब लगा देता हूँ मैं। आप लोग जो सही जवाब देते हैं या आप लोग जो बता रहे हैं कि 15 में से कितने क्वेश्चन आप लोग के सही हो रहे हैं, अच्छी बात है, लगातार ऐसा ही करते रहिए। बाकी हम मैराथन भी करेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी कर देंगे और बाकी कुछ और जो आपके सजेशंस हैं धीरे धीरे वो हम भी शामिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए अब यहां पर चलते हैं सीधे आपके लिए पहले प्रश्न पर। क्या है जरा देखिए, कांटी ताप विद्युत संयंत्र के लिए कोयला मुख्यतः कहां से आता है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये जो कांटी ताप विद्युत संयंत्र है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको 5 स्टार लगाइए आप, क्योंकि ये काफी चर्चा में रहा है पिछले कुछ समय से और ये आपसे पूछा जा सकता है। फिलहाल यहां पर कहा गया है कोयला, यानी कि कुल मिलाकर के समझिए सीधे तौर पर आपसे पूछा गया है कि भाई ये बता दो कि इसके लिए कुछ जो रॉ मटेरियल्स हैं वो उसका सप्लाई कहां से होता है, किस लोकेशन से होता है, ये आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, अब यहां पर कई बार ऐसा हो सकता है, हालांकि रहेगा तो कोयला ही, लेकिन मान लेते हैं कि कच्चा पदार्थ रॉ मटेरियल होगा तो भी आपको कोयला के नजरिए से सोचना है विकल्प देख करके। ठीक है, दिया है तालचेल, राजमहल, रानीगंज और मुगमा और सिंगरौली। तो कांटी ताप विद्युत संयंत्र ये कहां पर पड़ता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कहां पर पड़ता है। मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर आप कह सकते हैं कि गंगा का आप उत्तरी मैदान कह लीजिए, है ना, मतलब समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, इसके इर्द गिर्द जो जगह बचता है उसको मुजफ्फरपुर कहते हैं और बिहार की आर्थिक राजधानी के तौर पर इसे देखा जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है, क्योंकि मुजफ्फरपुर जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है बिहार के लिहाज से, तो कुल मिलाकर के अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है कांटी ताप विद्युत संयंत्र, तो ये हो जाएगा। और अब पूछा जाएगा जैसा कि रॉ मटेरियल, तो वो रानीगंज और मुगमा वाले एरिया से यहाँ पर कोयला जो एक तरह से सप्लाई होता है। ठीक है, तो पहला का सी विकल्प के साथ चलेंगे। पर्वत पदीय मृदा बिहार के किस जिले में पाई जाती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को लेकर के कहा गया है, मृदा बिहार के किस जिले में, क्या वो रोहतास में होगा, क्या वो पश्चिम चंपारण में, गया में, या फिर पूर्णिया में। एक विकल्प ई अब मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप जो नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन होगा उसके लिए भी माइंड मेकअप करके रहिए। तो देखिए ये जो पर्वत पदीय मृदा है, मैंने आपको बिहार के मृदा के विषय में जब बताया था तो मैंने बताया था कि इसके लिए आपको बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में चलना पड़ेगा। और उत्तर पश्चिमी भाग बिहार का मैप देखिए, ये मृदा का मैप है। ठीक है, अब अगर इसमें मृदा का मैप देखेंगे तो जरा देखिए यहाँ पर ये हो गया नॉर्थ का हिस्सा, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो ये उत्तर और ये पश्चिमी हिस्सा। तो कुल मिलाकर के इसके कोण में यहाँ वाले लोकेशन पर आपको जाना पड़ेगा और यहाँ वाले लोकेशन पर है वेस्ट चंपारण, यानी कि कुल मिलाकर के ये एरिया देखिए, यहाँ पर इस एरिया को फिट कीजिए तो यह वाला हिस्सा दिखेगा ना। तो मैप पर ऐसे सोचिएगा कि कौन सा क्षेत्र है, उसके आधार पर आप डिस्ट्रिक्ट निकाल सकते हैं अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है। तो आप बताइए कहाँ हम पहुंच गए सीधे तौर पर, पश्चिम चंपारण। अब देखिए यहाँ पर विकल्प आपके लिए आसान हो गया, कुछ सोचना ही नहीं पड़ा आपको, तो इस आधार पर आप लोकेशन छट से निकाल लीजिए। ठीक है, अब अगर देखा जाए ये एरिया, तो पूरा इस क्षेत्र पर अगर नजर डालेंगे, पश्चिम चंपारण से लेकर के इस डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाते हुए यहां तक, ये किशनगंज पड़ता है। ठीक है, और ये वेस्ट चंपारण, इस एरिया में क्या है साथियों, नेपाल है। तो कुल मिलाकर के देखिए यहां पर हिमालय की जो तलहटी और रामनगर, दून और सोमेश्वर श्रेणी मैंने आपको पढ़ाया था, इसके आसपास के क्षेत्रों में आपको पर्वत पदीय मृदा जो है वो देखने को मिलेगा। इसका रंग आपसे पूछा जा सकता है, इसका रंग जो है आप लिख लीजिए यहां पर, अगर इस मृदा का रंग पूछा जाए तो कह सकते हैं कि गहरा होता है, लेकिन आप इसको कहिए हल्का गहरा होगा, हल्का गहरा भूरा कह सकते हैं। और एक कलर और जिसमें मिलेगा वो है येलोइश, ये होता है, यानी कि पीला भी आप करिए, येलो कलर का होगा। एक चीज और पूछा जा सकता है कि अब ये मृदा तो हो गया, लेकिन इस मृदा में किस तरह की खेती की जा सकती है, यानी कि किस तरह के कृषि के लिए यह मृदा जो है वह उपयुक्त माना जाएगा। तो यहां पर धान की खेती की जाएगी, इसके अलावा वन के लिए
अब देखिए यहां पर अगर थोड़ा सेंस लगाते आप तो ये समझ जाते, वाल्मीकि अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है, राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ता है, पश्चिमी चंपारण। तो वन वाला क्षेत्र है ना, ये मृदा इसके लिए काम कर गया ना। तो ऐसे करके रिवीजन भी करते रहिए, एक दूसरे से टॉपिक जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, चीजें आपके लिए आसान होगा। तो पश्चिम चंपारण बी के साथ चलिए, ठीक है। वह एकमात्र शिरा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लगाइए 4 स्टार। मैंने पहले भी कहा है कि साइंस से 25 क्वेश्चन रहेगा और साइंस के जो 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसमें से ध्यान रखिएगा कि ज्यादा चांसेस है कि 15 क्वेश्चन तक बायो से ही पूछा जाए, लगभग यही रहता है, ठीक है। तो यहां देखिए, वह एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है कहलाती है। क्या कहा गया है, ध्यान देना है, एकमात्र शब्द पे ध्यान दीजिए, यानी कि एकमात्र वो शिरा है जो क्या करती है, ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करेगी, बाकी और किसी में ये कैपेसिटी नहीं होगा। तो एक होता है कि पल्मोनरी शिरा, वो मानव शरीर की एकमात्र ऐसी शिरा है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त का एक तरह से कह सकते हैं वहन करती है। अब ये क्या करेगी, यह शुद्ध रक्त को फेफड़ों के से हृदय के बाएं अलिंद तक पहुंचाती है। अब बाकी देखेंगे, सामान्यतः जो है सभी शिराएं शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचाने का काम करते हैं, चूंकि वहां पर पंपिंग होता है हमारे हार्ट में। तो ये क्या करती है कि अशुद्ध यानी कि इंपोर्टेज ब्लड जो होता है वो वहां तक पहुंचाएगी जिसमें ऑक्सीजन रहित है। अशुद्ध कहने का मतलब क्या है, अशुद्ध रक्त कहते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम या ऑक्सीजन उसमें नहीं है। लेकिन पल्मोनरी शिरा की जब बात करेंगे तो ये इसका एक्सेप्शनल केस होगा, ये इसका अपवाद होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो डी विकल्प के साथ चलिए, पल्मोनरी शिरा होगी जो ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाएगी, यानी कि ये अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाने का काम नहीं करेगी, ये अपवाद होगी, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2026 के अनुसार, तो सबसे पहले देखिए कि आपसे पूछा क्या गया है, और फिर नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत विश्व में किस स्थान पर है। ये किस में पूछा गया है, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, और किस लेवल पर पूछा गया है, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में, ध्यान दीजिए कैपेसिटी को लेकर के यहां पर प्रश्न पूछा गया है। तो कुल मिलाकर के पूछा गया क्या वो पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे स्थान पर है। अब ये रिपोर्ट क्या कहता है, ये देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2026 ये जो प्रकाशित हुआ इसके आधार पर कहा गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है, यानी कि लगातार भारत जो है नवीकरणीय ऊर्जा में बेहतर करता जा रहा है। और वित्त वर्ष 2025-26 की बात करेंगे, इस दौरान भारत में 55.3 गीगावाट की रिकॉर्ड गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई है। कितना, 55.3 क्या गीगावाट, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड स्तर की बात है। और ये किस फाइनेंशियल ईयर की बात की गई है, 2025-26 फाइनेंशियल ईयर। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके आधार पर कुछ चीजें अगर बनता है प्रश्न तो आप वह भी बता सकते हैं। यह अब तक भारत में देखा जाएगा साथियों, तो एक वर्ष में सबसे अधिक वृद्धि यहां पर देखा गया है। तो तीसरे सी विकल्प के साथ चलिएगा। बिहार के पहले एक्सप्रेसवे, नेशनल एक्सप्रेसवे 9, तो एक प्रश्न यहां भी बन गया, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे, एक क्वेश्चन बनता। अब देखिए जवाब भी यहीं पर है, नेशनल एक्सप्रेस 9। तो अगर यह प्रश्न रहता है कि बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो आप कहेंगे नेशनल एक्सप्रेसवे 9। एक प्रश्न में ही एक प्रश्न है, तो काम बन गया एक टॉपिक। दूसरा, अब चलिए प्रश्न क्या कहता है, पहला एक्सप्रेसवे जो कि यह है का नाम क्या है ना। अब इसमें क्या किया, इसमें आपको नंबर से डिनोट करके पूछ लिया। यहां पर जो विकल्प है, दोनों चीज हो सकता है कि एक नाम में आपको ये नाम दे दे, अगर विकल्प में इस तरह का रहता है कि NH57 दे सकता है, नेशनल एक्सप्रेसवे 9 दे सकता है, NH27 दे सकता है, मतलब इस तरह का रहेगा। दूसरा क्या होता है, दो लोकेशन को जोड़ करके पूछ देगा, यानी कि कहां से कहां तक वो एक्सप्रेसवे जा रहा है, इसके आधार पर भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो ये सब आपको विकल्प के आधार पर देखना पड़ेगा। यहां पर देखिए एक विकल्प है, मैंने कई बार पहले भी आपको बताया है, जब मैं अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पढ़ा रहा था बिहार का, तो ये मैंने आपको डिटेल से बताया था कि पटना से पूर्णिया तक एक एक्सप्रेसवे मतलब शुरू किया जाएगा, उसको तैयार किया जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है नेशनल एक्सप्रेसवे 9। ये बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा जो केंद्र सरकार से वित्तीय मंजूरी इसको मिल गया है। तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे यानी कि NE9 आप कहेंगे। अच्छा साथियों, यहां पर कुछ चीजें इसमें पूछा जा सकता है कि इसकी लंबाई कितनी रहने वाली है। अगर लंबाई की बात करेंगे इस एक्सप्रेसवे का, तो 282 किलोमीटर,
ठीक है, यानी कि पटना से लेकर के पूर्णिया। अब पटना से पूर्णिया का तात्पर्य अपने आप में है कि अगर बिहार को ये गंगा नदी यहाँ से बह रही है, पटना यहाँ है, तो पूर्णिया कुछ सीमांचल के इस हिस्से में है, तो कुल मिलाकर के यहाँ जोड़ने का काम किया गया है। ठीक है, तो यह हिस्सा कहाँ आएगा? उत्तरी बिहार में आ रहा है। ध्यान से समझते चलिए, ये उत्तरी बिहार, मिथिला, और मिथिला में भी आप थोड़े और क्लियर करके बात करें तो सीमांचल के हिस्से में आएगा। और पटना साथियों राजधानी है, और ये किस क्षेत्र में है? मगध में। डायरेक्शन के हिसाब से कहें तो ये दक्षिणी बिहार में देखने को मिलेगा, और गंगा नदी बीच में। तो बताइए, ये जो एक्सप्रेस वे है, अगर आपको पूछ दे कि किस दो भाग में बिहार को जोड़ती है, तो उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार को जोड़ने का काम करेगी। ठीक है, यानी कि पूर्णिया से लेकर के पटना की दूरी यह कम करते नजर आएगी। कुल लागत जो इसमें बताया गया है वो 32,000 करोड़ रुपया इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये खर्च इसमें किया जाएगा, और इसके बनने के बाद ये जो पटना से पूर्णिया की दूरी है, नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। पटना से पूर्णिया की दूरी कहा जा रहा है कि वह 3 घंटे के आसपास मात्र रह जाएगा, जो अभी काफी ज्यादा होता है। और इसकी गति जो निर्धारित तय की जाएगी, फिलहाल जानकारी के अनुसार कहा गया है कि 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इस पर जो है वाहन वगैरह चल सकता है। तो ये इसका पूरा डिटेल्स है, इसको थोड़े अच्छे से जान के रखिएगा। ये बहुत चर्चा में है, बिहार का ये शब्द ध्यान दीजिए, पहला एक्सप्रेस वे है, जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। मैं कल परसों बिहार के मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी, उनका ट्विटर देख रहा था, तो उन्होंने लिखा था कि बिहार में 6 एक्सप्रेस वे जो है उसके निर्माण को मंजूरी दे दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अब चूंकि चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट किया है तो मैं वहीं से बता रहा हूं आपको, तो संभव है यही उठा करके बीपीएससी पूछ ले कि बिहार में कितने एक्सप्रेसवे का निर्माण होने जा रहा है, या इसी प्रश्न में एक स्टेटमेंट आपको बना दे, तो वो 6 होगा। इसीलिए कहता हूं कई बार आप लोग छोड़ दीजिए, आप नेताओं के ट्विटर पर मत ध्यान रखिए, मैं आपके लिए इतना एनालिसिस करके दे दूंगा, लेकिन ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल प्रश्न पूछने का जो पैटर्न है ना एग्जाम वगैरह का, वो काफी बदल चुका है पिछले समय की तुलना में। बिहार के किस निदेशालय को गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट या सर्विस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? 4 स्टार लगा लीजिए। ये इंपॉर्टेंट, एक तो अवार्ड वगैरह सेक्शन रहता ही है, दूसरी बात अगर यहां पर देखा जाए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये किस वजह से होगा, वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर बिहार का जो उद्यान निदेशालय है, इसको यह अवार्ड दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्यों दिया गया है? मखाना वैल्यू चेन में नवाचार के लिए। ध्यान से लिखिए, मखाना, ये इंपॉर्टेंट है, मखाना बहुत चर्चा में है, तो कुछ भी मखाना से प्रश्न आए ना, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें इनोवेशन के लिए, नवाचार के लिए, वैल्यू चेन में, ताकि मखाना का प्रचार प्रसार बढ़ सके, ये उद्यान निदेशालय के द्वारा दिया गया है। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि IOD। ये नोट कर लीजिए, कुछ चीजें जो बताता चाहता हूं, इसके द्वारा ये दिया गया है। बिहार के उद्यान निदेशालय अब मखाना के लिए दिया गया है। मखाना के उत्पादन, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, एक्सपोर्ट, निर्यात, इसकी पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करने का प्रयास किया है। इसके वजह से इसको ये अवार्ड मिलता हुआ नजर आया है। ठीक है, अब एक चीज आपको पूछा जा सकता है कि IOD किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरी बात पूछा जा सकता है कि ये IOD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब स्थापित किया गया? तो साथियों 1991 में। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहां स्टार लगा देता हूं, बाद में मत कहना कि आपने बताया नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए सीधे। घोघा कटोरा झील, ये इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार डालिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? पर्यटन के दृष्टिकोण से पिछले कुछ समय में काफी चर्चा में रहा है। और दूसरी बात, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ जगह अभी माने जाने लगा है। मध्य किसकी प्रतिमा स्थापित है? तस्वीर में आपको दिख भी रहा होगा, महावीर, भगवान बुद्ध, या फिर अशोक, या फिर चंद्रगुप्त को लेकर के बात किया गया है। तो यहां पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एक चीज तो तस्वीर से भी दिख रहा होगा कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, लेकिन इतना भर से आपका काम चल नहीं जाएगा। घोघा कटोरा से संबंधित कुछ और प्रश्न बन सकता है, जैसे कि यह किस डिस्ट्रिक्ट में है? ध्यान रखिए, डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा जा सकता है। और डिस्ट्रिक्ट जो पूछा जाता है, इसमें इतने सारे लोग गलती करते हैं, खास करके बिहार से बाहर से जो लोग एग्जाम देने जाते हैं वो बहुत गलती करते हैं। क्या होता है गलती, समझिए। नालंदा डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक है। अब ये जगह जो स्थित है घोघा कटोरा, ये एग्जैक्ट नालंदा शहर में नहीं है। ध्यान रखिए मैं जो क्या बोला, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है राजगीर। ये वही राजगीर है जिसका नाम एक समय राजगिरी हुआ करता था। और महाजनपद काल में जब 16 महाजनपद थे, सबसे स्ट्रॉन्ग मगध था, मगध की राजधानी हुआ करता था। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर के मैंने कहा कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट का एक जगह शहर राजगीर, राजगीर वही जो जिसका नाम राजगिरी हुआ करता था, है ना, महाजनपद काल में, और वो मगध की राजधानी हुआ करता था। वहीं पर ये घोघा कटोरा झील है। अब बाहर से जो लोग कई बार मध्य प्रदेश बिहार से जाते हैं, या बिहार के भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, उनको आइडिया नहीं होता, वो राजगीर को एक डिस्ट्रिक्ट समझ लेते हैं। अब चूंकि समझिए, नालंदा भी बहुत फेमस जगह है और राजगीर भी बहुत फेमस जगह है, इसीलिए लोग कंफ्यूज होते हैं। और विकल्प में क्या करेगा, अगर ये जगह डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो नालंदा और राजगीर दोनों जगह दे देगा आपसे, जबकि एक डिस्ट्रिक्ट है उसका वो शहर है। तो ये गलती नहीं होना चाहिए। चलिए, दूसरी चीज आपसे क्या पूछा जा सकता है वो इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। ये प्रतिमा देख रहे हैं ना, आपसे पूछा जाएगा कि चलो भैया लगे हाथ बता दो कि ये जो प्रतिमा झील के मध्य में लगा हुआ है, इसकी ऊंचाई क्या है। अब सब कुछ पढ़ के गया, और बीपीएससी ये सब करने में बहुत कमाल की संस्था है। तो ध्यान रखिए, मैं बता देता हूं, पहले से मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में इस तरह के प्रश्न रहते हैं। 70 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। अब जब आपने ये बता दिया, बीपीएससी ने कहा कि थोड़ा और मुझे जानने का मन कर रहा है, आप ये बता दो ये किस तरह की पत्थर से बना हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, बलुआ पत्थर से। ये मैंने एक बार आपको पहले बताया हुआ पर्यटन पढ़ाते हुए, अगर आपको याद हो, बलुआ पत्थर से। अब एक चीज और पूछा जा सकता है कि लगे हाथ भैया ये बता दो, बलुआ पत्थर तो बना दिए, ये बलुआ पत्थर किस कलर का है। तो अगर ये प्रतिमा आपको याद है कलर, तो पता चल जाएगा उसका वो कलर है गुलाबी। तो ध्यान रखिएगा, गुलाबी बलुआ पत्थर से 70 फीट जो है ये ऊंचा है। अब एक प्रश्न और मेरे जहन में, मैं चाहता हूं वो भी बता दूं आपको, कि अगर वहां से भी कुछ पूछ ले तो आपसे कंफ्यूजन ना हो। वो पूछा क्या जा सकता है कि इसका अनावरण कब हुआ था, तो वो 15 नवंबर 2018 को हुआ था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब। ठीक है, तो कुल मिलाकर के भगवान बुद्ध, ये प्रश्न ये हो गया। चलिए, कमला जल विद्युत परियोजना, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि पिछले कुछ समय में ये आजकल नॉर्थ ईस्ट काफी चर्चा में रहा है, तो इसको लिख लीजिए जरा। कमला जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। बिहार दिया है, विकल्प में नहीं दिया है, बच गए। नहीं तो अधिकांशतः बच्चे तो बिहार में टिक मार के धूमधाम से आते, क्योंकि कमला रिवर एक नाम से छोटी नदी जो है वो बिहार में भी है। ध्यान रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले समय इसको लॉन्च किया है, और इसको एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना जा रहा है नॉर्थ ईस्ट के दृष्टिकोण से। तो यहां कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। पुछल्ले शब्द लगातार कहता हूं, ध्यान दीजिए। देखिए, हड़प्पा स्थल है, सीधा जल्दी से पढ़ के निकल जाएंगे तो गलत करेंगे। हड़प्पा स्थल नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर यहां पर देखा जाए तो सोहगौरा जो है ये कहां पड़ता है, कुछ आइडिया है? इसकी चर्चा मैंने किया है पहले आपसे। सोहगौरा कहीं और नहीं, ये यूपी में पड़ता है। वह हड़प्पा से सोचिए कितनी डिस्टेंस है, बस इतना जान जाएंगे तो आपका काम बच जाएगा। और यूपी में एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, बिहार यूपी के एकदम बॉर्डर पर लगने वाला डिस्ट्रिक्ट है ना, जहां से योगी आदित्यनाथ का मठ भी है वहीं पर, पहले वहीं के वो सांसद हुआ करते थे। यहीं पर एक नदी है, अब कुछ याद आ रहा हो तो बताइएगा, राप्ती नदी है। पहले सब राप्ती नदी जब मैंने पढ़ाया था तो ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, ये बहुत फेमस जगह है। क्यों फेमस जगह है मैंने बताया था, मौर्य काल को ध्यान दीजिए। मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख यहां पर मिला, और उससे एक चीज पता चला। अब ताम्रपत्र पर लिखा था, उससे हमने देखा कि भाई यहां पता चला है कि यहां अन्नागार हुआ करता था, यानी कि अन्न वगैरह जमा करने का ये जगह हुआ करता था। अब ये तीनों शहर, तो ये यहां पर देखेंगे ये गलत हो गया ना, हड़प्पा से जुड़ा हुआ जगह नहीं है, तो यही पूछा गया, तो सही जवाब है। अब अगर चंद्रहुद्रो, कोटदीजी, देशलपुर, ये तीनों हड़प्पा से जुड़ा हुआ जगह है। ठीक है, दूसरी बात ये देखेंगे चंद्रहुद्रो और ये जो है कोटदीजी, ये दोनों फिलहाल अगर बात किया जाए तो ये पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहां है। लेकिन ये देशलपुर कहां पर है, देशलपुर अगर आप देखेंगे तो गुजरात में पड़ता है, लिख देता हूं यहां। और गुजरात में भी मुख्य रूप से कच्छ वाला जो एरिया है ना, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो इस तरह से चीजें आपको पता होनी चाहिए थोड़ी डिटेल से, तब जाकर के आपका काम बनेगा। बिहार में पहली बार लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां स्थापित हुई, मुझे बताना है कि इसमें 5 स्टार लगाना है या लगा चुके हैं आप लोग, ये लगा चुका होना चाहिए आपको। देखिए, पटना के बिहटा में, एक बात ध्यान रखिएगा, इस तरह के सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री वगैरह लगने की बात जो की गई, एक आईटी पार्क दरभंगा में बना है। तो अगर आईटी पार्क नया पूछे तो दरभंगा, अदरवाइज जितना आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो सब पटना, और पटना में खास करके बिहटा, क्योंकि बिहटा को नोएडा की तरह डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर मेड इन बिहार लैपटॉप की जो सीरीज है वो लॉन्च किया गया है।
ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा होगा कि बिहार में इस तरह की यूनिट बनाई गई है जहां पर लैपटॉप का निर्माण होगा। अब इससे पहले क्या है कि निर्माण और असेंबलिंग जो है वो सारी चीजें इसमें की जा रही है। तो बेटा बहुत चर्चा में रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चारों ओर स्थल से घिरा, इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार लगा दीजिए। इस तरह के प्रश्न रह सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये देश रहेगा, प्रश्न रहेगा और फिर कहेगा सही उत्तर इसमें चुनिए। 4 है, तो आप देखते हैं अर्मेनिया, मॉन्टेनिग्रो, बोत्सवाना और इथोपिया, ये 4 है। तो चलिए इस चारों देशों की सबसे पहले कंडीशन देखेंगे, फिर देखेंगे कौन स्थल से घिरा हुआ है। स्थल से घिरा हुआ समझते हैं ना, मान लीजिए अगर एक कंट्री है जिसका नाम है बी, तो ये चारों तरफ जो है जमीन से घिरा हुआ हो, ठीक है ना, यानी कि लैंडलॉक कंट्री इसको कहा जाता है। ठीक है, लैंडलॉक कंट्री मतलब कोई भी इस जगह का कोई भी सीमा जो है, कोई भी सीमा वह समुद्र से साझा ना करता हो, इसके चारों तरफ कोई ना कोई देश ही हो। जैसे कि अगर नेपाल देखेंगे, बिहार के बगल में है, तो नेपाल के उत्तर में क्या पड़ता है साथियों, उत्तर में आपको ऊपर देखने को मिलेगा तिब्बत हो जाएगा, ही चाइना हो जाएगा। नेपाल के दक्षिण में क्या पड़ता है, बिहार। पूरब में क्या पड़ता है, इस तरफ जाएंगे तो आपको सिक्किम, भूटान सब देखने को मिलेगा, और पश्चिम जाएंगे तो आप उधर उत्तराखंड देखेंगे। तो कुल मिलाकर के नेपाल जो है वह क्या है बताइए, लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, समुद्री सीमा साझा नहीं करता है। तो इस 4 में से कौन सा ऐसा देश है जो स्थल से घिरा हुआ है और कौन नहीं है, उसके आधार पर आपको ये फाइंड आउट करना है। चलिए तो सबसे पहले अर्मेनिया देखते हैं। अब देखिए यहां पर अर्मेनिया की लोकेशन देखेंगे तो क्या ये चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है। ईरान है, तुर्की है, जॉर्जिया है ना, अजरबैजान है, तो ये घिरा हुआ है। तो कुल मिलाकर के हमने कहा कि भैया अर्मेनिया, हमने तुम्हें पहचान लिया, तुम चारों तरफ जो है जमीन से घिरे हुए। एक जवाब हमें मिल गया है, तो जिसमें एक रहेगा उसको रखिए, 2, 3 वाला, 2, 4 वाला ऐसे निकल गया, 2 आंसर निकल गया है केवल एक जानते हुए। तो 1 और 1 यहां पर है। अब देखना है, अच्छा इसमें 2 नहीं है, क्या है, 2 को भी फाइंड आउट कर लीजिए। क्या था दूसरा विकल्प, क्या था, हाँ मॉन्टेनिग्रो। तो ये मॉन्टेनिग्रो के लिए आपको चलना पड़ेगा यूरोप में, यूरोप का जो दक्षिण का हिस्सा पड़ता है वहां पर। यहां जाएंगे तो देखिए ये मॉन्टेनिग्रो समुद्री सीमा साझा करता है ना, तो यहां पर ये कहीं ना कहीं हम इस पर क्रॉस लगा देंगे। बोत्सवाना को भी देख लीजिए, लगे हाथ, कहाँ है बोत्सवाना, ये अफ्रीका में। तो यहां पर देखेंगे साउथ अफ्रीका है, नमीबिया है ना, जाम्बिया है, तो ये भी सही हो गया, यानी कि स्थल से गिरा हुआ है। तो यहां भी टिक लगा दीजिए, यानी कि तीसरा यहां भी सही हो गया, तीसरा इधर भी था, दूसरा नहीं था ना, तो ये दूसरा है इसमें, ये गलत हो गया, यानी कि ये विकल्प भी बाहर गया। इसका सही होगा 1, 3, 4 हमने देखा नहीं है, तो लेकिन मान के चलिए 4 सही होगा। इथोपिया का लोकेशन देख लीजिए, इथोपिया कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में। ये देखिए इथोपिया, ये देखिए चारों तरफ से, चाहे वो केनिया हो, युगांडा हो, सूडान हो, है ना, इरिट्रिया हो, सोमालिया हो, ये घिरा हुआ है। ध्यान रखिएगा ये इधर जिबूती है, ठीक है। अब समझिए ये जो है ना इरिट्रिया, ये जगह पहले, ये इसका लोकेशन देखिए, इसका मैप देखिए, ये मैप है इसका, ये जगह पहले इथोपिया का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन यह स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया इथोपिया से, ये एक देश बन गया। यह देश बन गया तो ये ऊपरी हिस्सा लेकर के अलग हो गया। पहले ये जब इसी का हिस्सा था तो इथोपिया जो रेड सी वाला हिस्सा है ये साझा करता था, तो समुद्र से टच में था। लेकिन अब इरिट्रिया एक देश बन गया तो इसका बाउंड्री तो यही हो गया ना, इसलिए ये समुद्र से अलग हो गया, ये फिर एक तरह से लैंडलॉक हो गया। और ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला आप कह सकते हैं लैंडलॉक एक तरह से ये कंट्री है, तो इथोपिया भी हो गया, यानी कि चौथा भी सही है, तो ए विकल्प सही हो गया। मामला समझ में आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पहुंचेंगे वहां तक। चलिए यही मैंने कहा था मैप वाला क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को प्राप्त उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है और सुप्रीम कोर्ट खास करके परामर्श की शक्ति, उससे आपसे यहां पर प्रश्न पूछा गया है और उसके आधार पर कहा गया है कि कौन सा सही है या गलत है, ये फाइंड आउट करके बताना है। 3 ऑप्शन आपके पास है, चलिए दिमाग लगाना शुरू करते हैं। ये एकदम यूपीएससी के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, इस तरह के कुछ प्रश्न का हम लोग समाधान करेंगे, ध्यान रखना है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय लोकहित से संबंधित किसी विषय पर स्वप्रेरणा से सलाह प्रस्तुत कर सकता है, क्या ऐसा कर सकता है, सही है पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं, आप लोग सोचते चलिए। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किसी विषय पर सलाह देने हेतु बाध्य है, क्या वो बाध्य है, क्या वो स्वप्रेरणा से सलाह दे सकता है, 2 चीजें, और सही है पूछा गया है परामर्श की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के। चलिए, राष्ट्रपति न्यायालय द्वारा प्रेषित सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है,
क्या ये सही है, या सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो नहीं भैया आपको मानना ही पड़ेगा है? तो ये बताइए। तो यहाँ पर इस दोनों तीनों चीजों को समझने के लिए थोड़ा संविधान के पास चलना पड़ेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में अगर पहुंचेंगे तो उसमें कहा गया है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय केवल राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने वाली बात जो है उस पर सलाह दे सकते हैं। यानी कि यहाँ क्या था, सौ प्रेरणा का कोई गुंजाइश नहीं है कि मन में आया चलिए राष्ट्रपति साहब को आज उपदेश देते हैं। उपदेश नहीं दे सकते आप। राष्ट्रपति मांगे ज्ञान तब दीजिए। समझ में आ गया? राष्ट्रपति सलाह मांगे तो देना है, अपने तरफ से खुश होकर के देने के लिए नहीं चला जाना। बस इतना ध्यान रखिए। चलिए वो उसको वही निकाल दिया हमने। किसी भी विषय पर सलाह देने के लिए क्या वो बाध्य है, ये भी समझना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर एक विषय ये लाना पड़ेगा कि अगर देखा जाए संविधान में तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए सलाह देने के लिए बाध्य है, लेकिन यह मामला सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक प्रश्न से संबंधित है तो सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने से इनकार नहीं कर सकता। हालांकि कुछ चीजों पर यह हमेशा लागू नहीं होगा। तो ये भी गया। अब यहां पर राष्ट्रपति न्यायालय द्वारा प्रेषित सलाह को मानने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दिया, क्या राष्ट्रपति बाध्य होगा? देखिए सलाह है। हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि भैया मेरा एक एडवाइस है, आप मानिए चाहे ना मानिए, आदेश नहीं, एडवाइस है। तो एडवाइस शब्द में ही यह है कि बाध्यता नहीं है, तो ये फिर सही हो जाएगा। तो इस आधार पर देखेंगे तो केवल बी ही इसका सही जवाब समझ में आता है। ठीक है, तो ये प्रश्न अच्छा था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस जगह पर दिए थे, ये आपसे पूछा गया। ये सब जानते हैं तो इसमें मैं क्या ही बताऊं, ये बहुत आसान प्रश्न यहाँ पर था। 5 स्टार डालिए इसको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर श्रावस्ती, और वह जोड़ जहां गर्दन सिर से जुड़ती है, अगेन इंपॉर्टेंट, बायो का है तो मैं इसको 4 स्टार दे दूंगा, है ना। पिवटल जोड़ होता है वो, हाँ पिवटल ही होगा 14। ये बायो में है, फैक्चुअल है, आपको बस पता होना चाहिए। तो जैसे ये वाला एरिया है ना, इसको कहा जाता है। चलिए, अंग्रेजी शासन काल में भारत में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? बच्चा को पता है, बिहार है। अंग्रेजी शासन काल में, ये ध्यान रखना है। तो उस वक्त बिहार एक ऐसा क्षेत्र था, और बिहार में अगर देखेंगे तो खास करके पटना वाला एरिया, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का एरिया, ये उत्पादन और व्यापार अफीम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। और अगर व्यापार जो होता था वो चीन और अन्य पड़ोसी देशों के साथ होता था, तो बिहार इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये आपके लिए ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। आप लोग बहुत सारे टॉपिक जो कह रहे थे कि सर करंट अफेयर्स वगैरह का, तो ये संस्कृति PCS का यूट्यूब चैनल है, आप इस पर अगर जाएंगे तो यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेशन करा रहा हूँ ये तो दिख ही जाएगा। ये करंट अफेयर जो मैंने कराया है ये वाला आप जाकर के देख सकते हैं। इसमें रिवीजन मैंने बिहार के प्रमुख आयोग, बिहार की प्रमुख आधारभूत संरचना, जैसे मैंने एक्सप्रेस वे का आज ही बताया था, है ना, ये सब चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो कह रहे थे कि सर बिहार स्पेशल का कुछ करा दीजिए, चूंकि अभी जो आपका TRE 4 आया है उसमें भी कहा जा रहा है कि 30% क्वेश्चन बिहार स्पेशल का रहेगा। ADO का एग्जाम का शायद दोबारा फॉर्म ओपन होने वाला है, मुझे जहां तक अभी तक प्राप्त जानकारी है। तो अगर ऐसा होता है कंफर्म, तो आप लोग जो लोग फॉर्म ADO का नहीं भरे होंगे भर दीजिएगा, ताकि वो एग्जाम भी आप दे पाएं। उसमें भी बिहार से संबंधित पूछा जाएगा। तो ये करंट अफेयर्स मत पढ़िएगा, लास्ट टाइम का है। लेकिन ये जो BPSC वाला स्पेशल मिशन SDM है, ये जो डिस्ट्रिक्ट का सीरीज है और बिहार एक सामान्य परिचय है, इसमें देखेंगे ढेर सारे वीडियोज आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तमाम वीडियोज वगैरह आप उसमें देख सकते हैं, ये आपके लिए काम की चीजें होंगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इन तमाम चीजों को देख लेंगे तो आपका काम वहां से चल जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपके कोई सजेशन हो, 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये सब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।